कहानी की शुरुआत एक घायल लड़की से होती है जिसका नाम लिन है और वो बदसूरत मॉन्स्टर्स के एक झुंड से बचते बचते भाग रही है। भागते हुए वो सोचती है कि पता नहीं उसका छोटा भाई बीस्ट कोर हासिल कर पाया या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए एक मॉन्स्टर उस पर कूदता है और उसे गिरा देता है। फिर सारे मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं और लगता है आज रात वो इनका खाना बन जाएगी। तभी जैसे ही एक मॉन्स्टर उसे काटने वाला होता है, एक भाला उड़कर आता है और मॉन्स्टर्स को पीछे हटा देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ योद्धाओं का एक ग्रुप बड़े बड़े भेड़ियों पर सवार होकर वहां पहुंचता है। उनका लीडर वुआंग अपने वाइस कमांडर से कहता है कि वो खुद संभालेगा और फिर एक दमदार बर्फ वाला जादू कर देता है। सब लोग उस जवान लीडर को हैरानी से देखते रह जाते हैं जब वो उड़ने लगता है और पूरा हीरो वाला ऑरा ले लेता है और फिर बिल्कुल जीनू की तरह एक ही बार में उन सारे बदसूरत मॉन्स्टर्स को वन शॉट कर देता है। उसी रात हम देखते हैं कि वो जवान लीडर सपने में एक खूबसूरत औरत को देखता है जो उससे कहती है कि आज से तुम और मैं पति पत्नी हैं। लेकिन वुआंग कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसकी नींद टूट जाती है और सामने उसके वाइस कमांडर का मोटा सा चेहरा होता है। वो वुआंग से कहता है कि जो लड़की उन्होंने बचाई थी वो उससे मिलने का इंतजार कर रही है और पूछता है कि क्या उसे शावकों को खिला दें या कुछ, पर वो वांग उसे पागल कहकर रोकता है और सब उसके पास चल देते हैं। दूसरी तरफ लिन लीडर के सजावटी घर को देखकर सोचती है कि ये आदमी तो बहुत अमीर होगा। तभी वांग अंदर आता है, अपने सिंहासन पर बैठता है और लड़की को देखता है। उसे वो बहुत सुंदर लगती है तो वो उसके लिए एक आरामदायक कुर्सी मंगवाता है और लिन भी मन ही मन उसे देखकर वही सोचती है। वांग पूछता है कि क्या वो अपने छोटे भाई और बहन से मिल चुकी है। लिन हाँ कहती है और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। लेकिन वुआंग पूछता है कि इतनी कमजोर होकर वो नॉर्दर्न वाइल्डरनेस में क्या कर रहे थे। लिन बताती है कि वो व्हाइट हॉफिंच नाम के अफवाह वाले पक्षी मॉन्स्टर का बीस्ट कोर ढूंढ रहे थे ताकि उनकी सेक्ट के ब्लीडर्स वाली बीमारी का इलाज हो सके। वुआंग कहता है कि उसके पास ऐसे कोर्स बहुत हैं और वो एक दे सकता है मगर मुफ्त में नहीं। वो कहता है कि 3 में से किसी एक को यहां रहकर उसके लिए 6 साल सेवा करनी होगी और बाकी 2 कोर लेकर जा सकते हैं। लिन थोड़ा सोचती है और कहती है कि वो उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए खुद पीछे रह जाएगी। वांग मुस्कुराता है और कहता है कि उसके भाई बहन ने भी यही कहा था। फिर वो वाइस कमांडर को आदेश देता है कि छोटे भाई बहन को कोर के साथ जहाज से दक्षिण भेज दे और वो मन ही मन सोचता है कि लिन कितनी भोली लेकिन अच्छी है और तय करता है कि उसे 1-2 सबक भी सिखाएगा। इसके बाद वुआंग बताता है कि उसका नाम असल में चेंगबा है लेकिन उसने एक ताओइस्ट नाम वुआंग अपनाया है। फिर वो उसका नाम पूछता है। लीन कहती है कि वो तो बहुत साधारण है और बताती है कि वो बचपन से विन मून सेक्ट की मेंबर है और अपने मास्टर जॉर्डैंग के नीचे 30 साल से अभ्यास कर रही है। वो कहती है कि उनकी सेक्ट में कुछ शिष्य हैं, मगर वुआंग उसे बीच में काटकर कहता है कि वो तो एक छोटा सा गुमनाम सेक्ट है जिसमें कोई टैलेंट नहीं और उसकी उम्र बस 40 है। लिन कहती है कि उसके मास्टर ने कहा था कि कोर कंडेंसेशन स्टेज वाला छात्र 1000 साल जी सकता है, लेकिन वोंग फिर से उसे बीच में रोकता है और कहता है कि उसे पता है इंसानी रियल में लोग 2 तरह की खेती पर ध्यान देते हैं, स्पिरिचुअल और फिजिकल। वो कहता है कि लिन का ब्लड काई बहुत कमजोर है, इसीलिए उसने स्पिरिचुअल रास्ता चुना, लेकिन वो अभी तक उड़ भी नहीं सकती, मतलब वो गोल्डन कोर स्टेज से भी नीचे है। ये सब सुनकर लिन शर्म से नीचे देखती है और मान लेती है कि वो ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज में बस एक शुरुआती है और इससे वुआंग हंसकर उसे फिर से कमजोर कह देता है। लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछती है कि क्या वो सच में इतनी बेकार है। फिर वो अपनी दुख वाली उपलब्धियां गिनाने लगती है कि उसने 10 साल एल्केमी सीखी, फिर भी भट्टी ऐसे फोड़ देती है जैसे एक नूब। उसका टैलेंट तो एक नए स्टूडेंट से भी कम है और उसे अपने मास्टर के सामने क्यूट बनना भी नहीं आता। ये कहकर वो रोने लगती है और घुटनों पर गिरकर अपनी माँ को याद करती है। कहती है काश उसने माँ की बात मानी होती और मॉर्टल रियल में शादी कर ली होती। उसे ऐसे देखकर वुआंग घबरा जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। वो वाइस कमांडर से कहता है कुछ करो, लेकिन वाइस कमांडर ये ड्यूटी एक गार्ड पर डाल देता है जो बोलता है कि वो पहले से शादीशुदा है और लिन के पास कोई संपत्ति भी नहीं है। ये सुनकर लिन की हालत और खराब हो जाती है और उसकी बेवकूफ आत्मा उसके मुंह से निकलने लगती है। वुआंग उठकर कहता है कि हर किसी की जिंदगी में नीचे वाले दिन आते हैं और लिन इतनी भी बुरी नहीं है। वो कहता है कि वो गारंटी नहीं दे सकता कि वो कितनी सुधरेगी, लेकिन अगर वो सही से उसकी सेवा करे तो कोई उसे नीची नजर से नहीं देख पाएगा। वाइस कमांडर भी कहता है कि वुआंग नॉर्दर्न वाइल्डरनेस का सबसे युवा सीनियर स्टार प्रीस्ट है और उसकी सेवा का मतलब उज्जवल भविष्य है। ये सुनकर लिन खुशी से उठती है, लेकिन वुआंग उसे दूरी रखने को कहता है और सब उसके कमरे की तरफ चल देते हैं। कमरे में जाकर लिन पूछती है कि क्या उन्हें ये सब सबके सामने ही करना होगा और सोचती है शायद उनकी ट्राइब में कोई अजीब रिचुअल है। फिर वो उतावली मछली की तरह कूदकर उसके बिस्तर में चली जाती है।
वो वांग पूछता है वो क्या कर रही है और कहता है पहले बस उसका हाथ छू कर देखो। लेकिन जैसे ही लिन उसका हाथ छूती है उसके शरीर में जोरदार झटका दौड़ जाता है और वो गिर पड़ता है। बाद में उसी दिन वू वांग अपने घर के बाहर बैठा होता है और नीचे से उसे हाथ हिलाती सुंदरियों को देख रहा होता है। वो ठान लेता है कि अपनी इस अजीब बीमारी का इलाज वो किसी भी तरह ढूंढेगा। तभी लिन आकर उसके पास बैठती है और पूछती है क्या वो ठीक है। वो वांग उसे कहता है इस बारे में बात मत करो। फिर उंगलियां चटकाकर अपने आदमियों को बोलता है कि एक आरामदायक कुर्सी और कुछ मिठाइयां लगा दो। फिर वो लिन से कहता है कि सही समय आने पर वो इंसानी रियल्म जाना चाहता है और जब जब वो उसके साथ समय बिताएगी वो उसे इनाम देगा, लेकिन बदले में उसे इंसानी रियल्म और वहां के कल्टीवेशन तरीकों के बारे में सब बताना होगा। फिर वो उसे हे कहकर बुलाता है और कहता है कि दशकों से अभ्यास करने वाली को इंसानी कल्टीवेशन की बहुत जानकारी होगी। लिन मुंह फुलाकर कहती है उसका नाम हे नहीं है, लेकिन जब वो वांग पूछता है क्या बोली तो वो कह देती है कि लिटिल हे उसे सब बता देगी। इसके बाद लिन वू वांग के साथ अंदर जाती है। वू वांग उससे इंसानी कल्टीवेशन पर ढेर सारे सवाल पूछता है और उसके साथ अभ्यास शुरू कर देता है। वो अपने पागल टैलेंट से इतनी जल्दी सब सीखता है और इतने स्मार्ट सवाल पूछता है कि लिन का छोटा सा दिमाग घूम जाता है। जब वो उससे सब सीख लेता है तो वो कहता है अब हाथ छूकर उसे सुला दो और अगली दोपहर तक उसे जगाना। वो सो जाता है और लिन उसके सवालों का सही जवाब देने के लिए इंसानी कल्टीवेशन के सारे स्क्रोल्स पढ़ने लगती है, लेकिन खुद ही सो जाती है। अगले दिन वांग उसे जगाकर चिढ़ाता है कि लिटिल हे तो बहुत आलसी है। तभी उसका शरीर स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने लगता है और लिन चौंक जाती है, लेकिन फिर उसका शरीर बिगड़ने लगता है। वो खून खांसता है और रुक जाता है। वो सोचता है कि कहीं उसकी स्टार समनिंग टेक्निक्स इंसानी कल्टीवेशन टेक्निक्स के साथ कंपैटिबल तो नहीं है। फिर वो सांस को ठीक करके अपने शरीर में काई के बहाव को रीसेट करने लगता है। आंखें बंद करते ही उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो स्टार टेम्पल से टेलीपैथी के जरिए बात कर रही होती है और पूछती है कि वो इंसानी कल्टीवेशन सीखने की कोशिश क्यों कर रहा है। वांग जवाब देता है कि इससे उसकी जिंदगी लंबी हो सकती है और शायद बीमारी भी ठीक हो जाए। उसकी माँ चेतावनी देती है कि जिंदगी किस्मत से तय होती है और स्टारी लॉर्ड्स को यह पसंद नहीं आएगा कि वो बीच में दखल दे। लेकिन फिर वो कहती है कि उसे अफसोस है कि वो उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पाई और उसे ट्रेनिंग जारी रखने देती है। वो उसे एक आर्टिफैक्ट देती है जो उसे स्टारी लॉर्ड की नजर से छुपाएगा और कहती है ट्रेनिंग में सावधान रहना। इसके बाद वांग होश में लौटता है और लिन से कहता है कि वो बाहर चलेंगे और उसकी दादी को टहलाने ले जाएंगे। और उसकी दादी सच में काफी चिल लेडी निकलती है। वो बताती है कि उसका पिता अभी भी लंबे बालों वाली ट्राइब के साथ कुछ मामलों में बिजी है। फिर वो कहती है कि आमतौर पर नए चीफ का पहला ट्रायल एक 300 साल पुराने थॉर्न बैक्ड बीस्ट से लड़ना होता है, लेकिन उसके पिता ने उसके पहले ट्रायल के लिए एक 1000 साल पुराना बीस्ट मंगवाया है। वांग कहता है कि वो उसके भले के लिए कर रहा है और दादी कहती है अच्छा है कि वो समझता है। दादी कहती है कि उसने कुछ आदमियों से चुपके से बीस्ट को घायल करने को कहा है ताकि उसके लिए आसान हो, क्योंकि वो उसका इकलौता पोता है और वो उसकी परवाह करती है। वो उसकी बीमारी के बारे में भी पूछती है और कि क्या इंसानी रेल्म से लाई औरत से कुछ फर्क पड़ा। वो वांग कहता है नहीं, मगर वादा करता है कि इलाज ढूंढेगा और दादी को